नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। योगी कैबिनेट ने 24 प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। सबसे बड़ा फैसला 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का है। आधार कार्ड या वोटर ID दिखा करके महिलाएं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में अब मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। इस फैसले से उत्तर प्रदेश की करीब 1 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलने वाला है। जी हाँ, इसके लिए बसों की खरीद पर 425 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। कैबिनेट ने लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को भी मंजूरी दी है। योगी कैबिनेट में 24 प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। योगी सरकार का ऐतिहासिक फैसला कि अब 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को उत्तर प्रदेश में बस सेवा फ्री मिलेगी। आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड दिखा करके महिलाएं जो 60 साल से अधिक उम्र की महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में फ्री बस यात्रा कर सकेंगी। यूपी की करीब 1 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलने वाला है। यूपी परिवहन निगम की बसों में फ्री यात्रा होगी। बसों को खरीदने के लिए 425 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना की मंजूरी हरी झंडी दे दी गई है। सुनिए क्या कुछ फैसले। किस प्रकार के फैसले लिए गए, किन किन प्रस्ताव? वो उस पर माननीय सुरेश खन्ना जी प्रेस को बता रहे हैं। मेरे विभाग के 2 प्रस्ताव थे। एक जनसेवा केंद्र का था जो उनकी समय सीमा समाप्त हो रही थी, उसके लिए आगे की प्रक्रिया को जारी किया है। वो टेंडर्स होंगे और उसको आगे बढ़ाया जाएगा एज इट इज़। दूसरा ITS पॉलिसी का 2022 में हमने कुछ संशोधन किए हैं। इसमें IT पार्क और IT सिटी के लिए जो लैंड एरिया थी उसके एरिया को हमने कम किया। ये जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है IT सिटी, उसकी बात आप कर रहे हैं? जो पूरे प्रदेश में IT सिटी और IT पार्क के लिए जो लैंड का मानक था उस मानक को घटाया। निश्चित तौर पे आपने सुना कि सुनील शर्मा जी जो कि कैबिनेट मंत्री, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो मानक था IT सिटी का उसमें लैंड अधिक थे, अब उसको कम करते हुए लोगों को एक राहत दी गई है कि कम जगह में भी IT सिटी विकसित की जा सकती है। कैमरामैन किशन के साथ प्रवीण कुमार पांडे, भारत अपडेट, लखनऊ। खत्म हो गई है। लगातार जो मंत्री हैं वो बाहर आ रहे हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी बाहर निकले। बात करेंगे कि किस तरीके से किस प्रकार से आपके विभाग के फैसला किया गया है आज की कैबिनेट बैठक में। आज 2 हमारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे। एक थे 60 वर्ष से ऊपर की हमारी माताएं बहनों के लिए निःशुल्क यात्रा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो है कैबिनेट से उन्होंने स्वीकृति प्रदान किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, कैबिनेट के सभी सदस्यों को धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2022 के संकल्प में घोषणा किया था कि हम जो है 60 वर्ष से ऊपर की आयु की सभी माताएं बहनों को निःशुल्क यात्रा कराएंगे। आज जो है प्रारंभ करने के लिए हम लोग को उन्होंने अनुमति दिया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और 425 करोड़ रुपए इलेक्ट्रिक बसों के लिए, 2x3 जो है 150 बसें और 2x2 जो है 100 बसें इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए भी उन्होंने स्वीकृति प्रदान किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जो रक्षाबंधन में जो निःशुल्क बसें हैं किस डेट से लेकर के किस डेट तक और किस टाइम तक चलेंगी, कितना आकलन है, कितने महिलाएं जो देवी अहिल्याबाई होलकर मातृशक्ति योजना है जो 60 वर्ष ऊपर की, ये तो परमानेंट हमारी माताएं बहनों को चलेंगी। उससे उनका अब कोई लिमिट नहीं है, जब जितना मर्जी उतना चलें। और ये रक्षाबंधन के लिए सभी माताएं बहनों के लिए 27 के 6 बजे से 29 तारीख के 12 बजे रात तक निःशुल्क यात्रा। अपने साथ एक पिता, भाई, पुत्र किसी को एक साथ ले जा चल सकती है। दोनों को यात्रा निःशुल्क रहेगा। सर, ये जो महिलाओं का सफर आपने अहिल्याबाई होकर कहा है, इसमें क्या जो सीनियर सिटीजन है क्या वो भी अपने साथ एक किसी जेंट्स को साथ में फ्री लेके जा सकती हैं या सिर्फ उस 60 वर्ष की महिला के लिए लागू है? अभी तक तो 60 वर्ष के है, आगे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश प्राप्त होगा तो और आगे किया जाए। निश्चित तौर पर आपने सुना दयाशंकर सिंह जो कि परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रक्षाबंधन में खास तौर पर महिलाओं को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी तोहफा दिया गया है। 27 तारीख को सुबह से लेकर के 29 तारीख तक माताएं बहनें एक व्यक्ति के साथ ये सफर तय कर सकती हैं। कैमरामैन किशन के साथ प्रवीण कुमार पांडे। बात करेंगे, हमारे साथ मनोज पांडे जी हैं। बात करेंगे कि किस हिसाब से आज किन किन प्रस्तावों पर मोहर लगा है। बात करेंगे सर, आज कैबिनेट की बैठक हुई, किन किन प्रस्ताव पर मोहर लगा? नहीं, प्रदेश के तमाम बड़े महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए हैं। वो निर्णय किसानों के लिए हैं, गरीबों के लिए हैं, छात्रों के लिए हैं, उत्तर प्रदेश में रहने वाले 25 करोड़ लोगों के हित में। और ये निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कर रहे हैं। की बैठक में आज अहम प्रस्ताव पर मोहर लगा। बात करेंगे, हमारे साथ नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा जी हैं। सर, आज कैबिनेट की बैठक में किस तरीके से प्रस्ताव पास किए गए? 25 प्रस्ताव पास हुए हैं
जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मंजूरी मिली है। विस्तृत जानकारी हमारे वित्त मंत्री जी दे रहे हैं। निश्चित तौर पर आपने सुना नगर विकास और ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि तमाम ऐसे जो जनहित के प्रस्ताव हों उसको कैबिनेट में पास किया गया है। कैमरामैन किशन के साथ प्रवीण कुमार पांडे, भारत अपडेट, लखनऊ। 2027 चुनावों का आगाज हो चुका है। तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। ऐसे में 2027 का चुनाव नजदीक है। कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है कि किस महीने में चुनाव होने हैं। ऐसे में हमारे साथ कह सकते हैं कि प्रदेश की कमान भी संभाल चुके हैं 2012 से, और अब राज्यसभा सांसद हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। वो हमारे साथ हैं खास बात करने के लिए। उनसे बात करेंगे। सर, 2027 का चुनाव अभी डेट तो नहीं है पर एक्शन मोड में है। भारतीय जनता पार्टी इस दिन से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर आए हैं। भाजपा के संगठन के काम को उन्होंने संभाला है। तब से हर दिन चुनाव को दिन मानकर, हर अगला दिन चुनाव को दिन मानकर पार्टी तैयार रहती है, जहां तक चुनाव का संदर्भ है। इसलिए चुनाव चाहे जब हो जाए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। अच्छा, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले खबर भी थी कि योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड कर दिया गया है, कोई भी उसमें दखलंदाजी नहीं कर। कितना इससे फायदा मिलेगा? ये सब चीजें मीडिया की उपज है। राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ आदरणीय योगी जी भी हैं, और जो निर्णय करा जाएगा वो सामूहिक विचार विमर्श होगा, किसी एक व्यक्ति विशेष के तरीके से नहीं होगा। अच्छा, आप प्रदेश की भी कमान संभाल चुके हैं 2012 में, फिर 14 में कह सकते हैं कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी आई थी। तो किस तरह की मेहनत थी और क्या संदेश कार्यकर्ताओं को? मेहनत तो देखिए, कार्यकर्ताओं पर आधारित संगठन, और मैंने संगठन का चुनाव कराया था बैलेट पेपर से नीचे वार्ड का, गांव का। उसका परिणाम था क्योंकि कार्यकर्ता कमल के फूल के प्रति कमिटेड था, और फिर इसके बाद पूरे कार्यकाल में कार्यकर्ता को थाना, पुलिस, तहसील कहीं भी जरूरत पड़ी तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संरक्षण दिया गया था। उसके कारण कार्यकर्ता ने हमको चुनाव जिताया था। अच्छा, एक वीडियो सामने आ रही है, अजय राय जी अयोध्या गए थे, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, और उसके बाद कहीं ना कहीं मांस खाते हुए नजर। मेरा ख्याल शायद उन्होंने तो मांस खाया नहीं, उन्होंने उस पर खेत भी प्रकट किया, इसलिए किसी बात को तुल लेना उचित नहीं है। बिल्कुल कह सकते हैं कि 2027 का चुनाव साफ तौर पर कह रहे हैं कि युवा उनके साथ हैं, और बीजेपी तीसरी बार रिपीट करेगी। किसी भी तरह की कोई भी जो विरोधी पार्टियां हैं, कोई उनसे कोई मुकाबला नहीं है। सीधा सीधा बीजेपी आपकी बार और बहुमत से 2027 में सरकार बनाने जा रही है। भारत अपडेट के लिए मेरठ से अभय शर्मा। आइए बढ़ेगा कि दिल्ली से बड़ी खबर आ गई है। दिल्ली में H1N1 का खतरा बढ़ गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। दिल्ली में इन्फ्लुएंजा करीब 3000 मामले सामने हैं, और बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड हो गया है। अलर्ट मोड पर होकर के स्वास्थ्य मंत्री ने इस बैठक में सभी अधिकारियों से बातचीत की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, बेड की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। स्वास्थ्य विभाग आज बैठक लिया था, और उसकी रिपोर्टिंग में H1N1 और डेंगू के ऊपर, जिसमें हमारे पास DMC म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कैंटोनमेंट एरिया के लोगों को भी हमने बुलाया था, और हमने दिल्ली के हालात को जानने की और कोशिश भी की और जाना भी। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कहीं भी कोई पैनिक की जगह नहीं है। सब चीज़ कंट्रोल में है। हमारे हॉस्पिटल्स, बेड, सब कुछ अवेलेबल है, डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन हैं, और पेशेंट आ रहे हैं। लगभग 3000 जिसमें H1N1A+B करके अप्रोक्स पेशेंट आए हैं, वो ठीक होके जा रहे हैं। आइए बढ़ेगा कि एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। चौड़ा गांव में आयुष शुक्ला की हत्याकांड की खबर मिल रही है। असद ने 14 साल के आयुष शुक्ला की हत्या कर दी। जन्मदिन की पार्टी के बहाने घर से बुलाने का आरोप है। चाकू से हमला करके हत्या किए जाने का आरोप है। दोस्तों के सामने हत्या की बात कबूलने का दावा है। याद कीजिए, गाजियाबाद के खोड़ा में जिस तरह से घटना घटी थी, वैसे ही अब नोएडा के चौड़ा में वैसी घटना घटी है। क्या है? मेरा नाम योग माया है। मैं सेक्टर 20 में रही थे। किराए के मकान है। मेरा एक बेटा है जिसका नाम हट्टी है, शुक्ला है।
मेरे बच्चे को एक मुल्ला का लड़का बुला लाया बर्थडे के बहाने कि चल बर्थडे है मेरा, और मेरे बच्चे को कमरे में मार डाला किचन में चाकुओं से भोंक के। क्या नाम है उनका? असद नाम है, असरत का भाई और एक दोस्त। कहाँ रहते हैं वो? के 12 बाईस चौड़ा में रहते हैं किराए के मकान। और आप लोग कहाँ रहते हो? तो मैं सेक्टर 20 में रहती हूँ किराए के मकान में। आइए बढ़ेंगे आगे। कल 12 वफात के मौके पर निकलेगा जुलूस मोहम्मदी। यूपी समेत कई क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रमुख शहरों में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जुलूस के चलते कई जगहों पर रूट डायवर्जन भी लागू कर दिया गया। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। प्रशासन ने शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। बड़ी खबर आपको बता दें, 12 वफात के मौके पर जुलूस मोहम्मदी उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर संवेदनशील क्षेत्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। यूपी समेत कई क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासन ने शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। प्रमुख चौराहों पर शहरों में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बड़ी खबर आपको बता दें, जुलूस के चलते कई जगहों पर रूट डायवर्जन किया गया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जाति जनगणना में जातियों के नाम दर्ज करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। दोनों नेताओं ने जनगणना के सवालों में बदलाव की मांग करते हुए कहा कि जातियों की पहचान के लिए एक समान प्रक्रिया और तय सूची होनी चाहिए ताकि आंकड़ों में गड़बड़ी न हो। कांग्रेस ने जनगणना के सवालों में ओबीसी शब्द नहीं होने पर भी आपत्ति जताई है और बिहार तेलंगाना जैसी प्रक्रिया अपनाने की मांग की है। वही जनगणना 2027 में पहली बार सभी समुदायों की जातिगत जानकारी दर्ज की जाएगी। 2027 की जनगणना देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी जिसमें 40 सवाल पूछे जाएंगे और लोगों को सेल्फ एन्यूमरेशन का विकल्प भी मिलेगा। कांग्रेस का कहना है कि गलत जातिगत आंकड़ों का सीधा असर पिछड़े और वंचित समुदायों के लिए बनने वाली सरकारी नीतियों पर पड़ सकता है। पढ़ेंगे आगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। सुशील प्रताप सिंह का तबादला कर दिया गया। अतुल सिंह को संयुक्त सचिव का चार्ज दिया गया है। अतुल सिंह ट्रांस गोमती विहित प्राधिकारी बनाए गए हैं। एलडीए में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में अब सिर्फ 2 विहित प्राधिकारी रहेंगे। ट्रांस और सिस गोमती में लखनऊ को बांट दिया गया है। प्रभाकर सिंह को जोन 5 और 6 का चार्ज दिया गया है। एलडीए में तबादले के बाद बदली की गई है। बदली जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। बदली हुई जिम्मेदारियां अधिकारियों को बदल दिया गया है। अतुल सिंह ट्रांस गोमती विहित के प्राधिकारी बनाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, एलडीए में अब सिर्फ 2 विहित प्राधिकारी रहेंगे। आइए बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर, त्योहारों से पहले लखनऊ में नकली खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पारा और दुबग्गा इलाके में एफएसडीए की टीम ने एक साथ छापेमारी करते हुए नकली तेल और खोया से भरे ट्रकों को सीज कर लिया है। दुबग्गा में खोया लदी एक गाड़ी भी पकड़ी गई है जबकि बच्चों के चूरन से भरे वाहनों पर भी कार्रवाई की गई है। तो लगातार मानक के अनुरूप नहीं होने वाले खाद्य पदार्थों पर शिकंजा कसा जा रहा है। मुरादाबाद के नवनियुक्त मंडलायुक्त ने कमिश्नरी कार्यालय पहुंचकर के पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने नमस्कार के साथ अपनी बात शुरू करते हुए अपनी प्राथमिकता बताई है। मंडलायुक्त ने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना और जनता की समस्याओं का समाधान करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। तो मुरादाबाद में सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर जोर। पहली प्राथमिकता जो सरकार की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उनको गुणवत्तापूर्वक ढंग से जनता तक पहुंचाना और उसका समाधान करना पहली प्राथमिकता तो ये है। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि है, आपके यहाँ एमएसएमई है, इंडस्ट्री है, उसमें गैप देखकर और ये देखना कि हम कितना आगे उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे आपके यहाँ पीतल नगरी है, मुरादाबाद हमारी पीतल नगरी है, तो उसमें जो गैप्स हैं, जो उद्योगपति हैं, उद्योग छोटे लगे हुए हैं, उनमें क्या गैप्स हैं, उनको क्या दिक्कत है, उसको चिन्हांकित करके उनके रेजोल्यूशन हम किस तरह से कर सकते हैं, वो एक तो इम्पोर्टेंट बात यह है।
और बढ़ेंगे आगे। जौनपुर में सरकारी रिकॉर्ड में स्कूल एक्टिव पर स्कूलों को जमीन पर तलाशा गया तो इमारत ही गायब मिलने का मामला सामने आया है। आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया कि आपकी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इन 5 कथित गायब स्कूलों को ढूंढ कर लाने वालों के 1 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल प्रांत प्रभारी डॉक्टर अनुराग मिश्र ने मामले को लेकर के अधिकारियों से जवाब मांगा है। अद्भुत और अनोखा मामला योगी जी की सरकार का मैं लेके आया हूं, जिसको आप सुनकर, देखकर, जानकर हैरान हो जाएंगे। अभी तक हम लोग वो विद्यालय दिखा रहे थे जिसकी बिल्डिंग मौजूद थी, जिसकी बिल्डिंग के भीतर कूड़ा कचरा था और उस कूड़े कचरे के साथ साथ रसोई घर की भी हालत खराब थी, टॉयलेट की भी हालत खराब थी। वो स्कूल कागजों में चल रहा। यूपी मेरठ में रक्षाबंधन पर बच्चों ने एसएसपी कार्यालय पहुंच करके पुलिस कप्तान को राखी बांधी है। राखी बांध करके उनका मुंह मीठा कराकर रक्षाबंधन मनाया। बच्चों ने पुलिसकर्मियों को आभार व्यक्त किया। देखिए, आज जनपद मेरठ के सेंट थॉमस स्कूल के हमारे बहुत सारे नन्हे बहने आए हैं। उन्होंने आज मतलब राखी पर्व के त्योहार के उपलक्ष्य में हमें राखी बांधे। बहुत ही अच्छा लगा उनके प्यार से और बाकी खूब आशीर्वाद हमने भी दिया है। बस वो बहुत ज्यादा तरक्की करें, हमारे तरफ से वही आशा है और उनको हमने यही आश्वासन दिया कि उनके लिए उनके बड़े भाई हमेशा तैयार रहेगा। 24 से 7 घंटे उनके लिए 24/7 रहेंगे। जब भी वो आ सकते हैं हमारे साथ बात कर सकते हैं और उनके लिए हमेशा तत्पर है। यूपी फतेहपुर में पुलिस ने वादियों की परेशानी कम करने की दिशा में पहल शुरू कर दी है। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद उसकी कॉपी लेने के लिए वादी को थाने या पुलिस कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले वादियों को कॉपी वहीं भेजी जाएगी, जबकि अन्य वादियों को पुलिसकर्मी घर जाकर एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराएंगे। जो पुलिस ऑफिस में पीड़ित आते हैं या अलग अलग स्थानों में मुझे जो पीड़ित मिलते हैं, उनका एक कंसर्न ये रहता है कि उनको ये नहीं पता चलता कि उनके केस में एफआईआर हो गई या नहीं हो गई। और काफ़ी केसेस में पता किया जाता है तो थाने में बताया जाता है कि सर इनकी एफआईआर हो गई है लेकिन उनको रिसीव नहीं हो पाया, ये लेने नहीं आए हैं। तो इसके लिए हमने ये एक सिस्टम बनाया है जिसमें थाना प्रभारी की ही जिम्मेदारी दी गई है कि जिनकी भी एफआईआर होती है सबसे पहले तो आवेदक की जल्द से जल्द एफआईआर कर दी जाए कि वो बैठे जब थाने आए बैठे बैठे उनकी एफआईआर हो जाए। और किसी कारणवश अगर उनकी एफआईआर होने में देर भी लग रही है तो अगर वहां से आवेदक चला भी जाता है तो उनके व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि प्रार्थना पत्र में लिखा ही रहता है, उस नंबर पर उस एफआईआर को व्हाट्सएप कर दिया जाए। अगर किसी कारणवश व्हाट्सएप नहीं हो पा रहा है या जो आवेदक है वो ऐसा मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता है जिस पे व्हाट्सएप उपलब्ध है तो उससे संपर्क किया जाए और जो भी जगह वो चाहता है कि उसको एफआईआर रिसीव हो जाए उसकी एफआईआर को वहां पर अपने थाने से पुलिसकर्मी भेजकर उसको रिसीव कर दिया जाए। यूपी पीलीभीत के बिलसंडा में मुख्य अतिथि भोज का कार्यक्रम रक्षाबंधन के रंग में भी नजर आया और बीजेपी विधायक विवेक वर्मा सरकारी स्कूल पहुंचे और बच्चों के साथ बैठकर के भोजन किया। छात्राओं ने अपने हाथों से राखियां बनाई, विधायक को बांधी तो विधायक ने भी छात्राओं के पैर छू करके उनका आशीर्वाद लिया और उपहार भी भेंट किए। इस दौरान विधायक ने रक्षाबंधन पर सरकार की ओर से बहनों के लिए शुरू की गई 3 दिवसीय निःशुल्क रोडवेज बस सेवा का भी जिक्र किया। कार्यक्रम में शिक्षक, छात्र छात्राएं और स्थानीय लोग मौजूद रहे। यहाँ पर आज अतिथि भोज का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम मेरे प्रदेश में हर प्राथमिक विद्यालय में आयोजित किया गया मेरी सरकार द्वारा। ये रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर बहनें जो छोटी छोटी कन्याएं उन्होंने सब राखी बांधने का काम कर रहे हैं। मेन चीज़ है उनको अपने जो हमारे सब त्यौहार होते हैं उनके बारे में बताना है। और हमारी सरकार ने बहनों के लिए रक्षाबंधन के अवसर पर 27 तारीख से बस फ्री करने का काम किया है। बहनें एक सहयोगी के साथ अपने भाई के यहाँ राखी बांधने जा सकते हैं, उनसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा और 29 तक 27 से लेकर 29 तक उनके लिए बस फ्री रहेगी। हाँ, ये मेरी सरकार की बहनों के लिए एक बहुत बड़ा। आज शासन की मंशा के अनुरूप पीएम श्री बिलसंडा स्कूल में तिथि भोजन का आयोजन किया गया था। तिथि भोजन का आयोजन समुदाय के द्वारा किया जाता है। उसमें माननीय विधायक जी आमंत्रित थे, उन्होंने बच्चों के साथ खाना खाया। उसके उपरांत छात्रों के द्वारा निर्मित की गई राखियों से विधायक जी को राखी बांधी गई और उन्होंने बच्चों का सम्मान किया।
यूपी के मथुरा के बहुचर्चित अनंतम भूमि मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। PIL नंबर 1423 ऑफ 2026 की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने की है। सुनवाई के दौरान भूमि के एक्सचेंज से पहले ही अनंतम हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड को कथित तौर पर पोजीशन दिए जाने और प्लॉटिंग समेत अन्य गतिविधियां शुरू होने का मुद्दा उठाया गया। मथुरा का बहुत चर्चित भूमि प्रकरण है अनंतम वाला, और उसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए भूमि के एक्सचेंज को लेकर जो गतिविधियां पाई गई उसमें एक महत्वपूर्ण आदेश निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। कोर्ट ने कहा है कि संबंधित भूमि के एक्सचेंज का प्रस्ताव अभी तक राज्य सरकार को भेजा ही नहीं गया है। कोर्ट के समक्ष ये भी आया कि एक्सचेंज होने से पहले रेस्पोंडेंट नंबर 6 अनंतम हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड को भूमि का पोजीशन दे दिया गया है और वहां प्लॉटिंग आदि गतिविधियां शुरू कर दी हैं। देखिए, हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश आया है मामले की गंभीरता को देखते हुए, जिसके लिए अनंतम हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस भी जारी किया गया है, जिसकी अगली सुनवाई 24 सितंबर 2026 को होगी। वहीं सीएम योगी की सख्ती के बाद कानपुर नगर आयुक्त और कानपुर की महापौर एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। वहीं नगर निगम ने भी अब काम शुरू कर दिया है। अफसर और कर्मचारी अब कानपुर की सड़कों की हालत को सुधारने में लग गए हैं। नगर निगम में भ्रष्टाचार पर भी बड़ा एक्शन लिया गया। इसके अंदर क्रम में हमने जो है अभी तक पत्रावलियां की जांच कराई है, कुछ प्लांट्स पर भी जांच कराई है और जांच में जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उसके ऊपर अभी कार्यवाही जो है वो प्रचलन में है। अभी हमारी जांच कंटिन्यू चल रही है और आगे हम और एक्शन इसमें लेते रहेंगे। अभी हमारी जो टीमें बनी हुई हैं वो टीमें जाके जांच कर रही हैं और जांच उपरांत जो है इसमें हम नियमानुसार जो है वो कठोर कार्रवाई करेंगे। इसमें जो जांच में कुछ तथ्य सामने आए हैं जिसके बेसिस पर ये डिसाइड किया गया कि अभी कोई भी भुगतान तब तक नहीं होगा जब तक इसकी जांच जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाएगी और इसमें यही इंश्योर किया जाएगा कि अगर क्वालिटी में कहीं पर भी कुछ कमी है तो उसमें उनके ऊपर कार्यवाही भी की जाएगी और अगर सरकारी धन की क्षति होती है तो उसमें वसूली भी की जाएगी। कोई नया लक्षण जारी करने इसमें हमने एक भारत अपडेट की टीम इस वक्त खड़ी है परेड की मेन चौराहे के पास, जहां पर हम आपको रोड दिखा रहे हैं। जो रोड हम आपको दिखा रहे हैं, इस रोड की अगर हम बात करें तो लगभग 5-6 महीने से ये रोड जो थी यहाँ पर ख़राब पड़ी हुई थी, लेकिन सीएम योगी की सख्ती के बाद जो है कानपुर नगर निगम जागा है और जागने के बाद अगर हम बात करें तो आनन फानन में यहाँ पर कल से ही काम शुरू हो गया है। और यहाँ का अगर हम काम जिस तरीके से आपको दिखा रहे हैं कि ये सड़क पे बालू और गिट्टी डालने का काम अभी कल से शुरू हुआ है। और वहीं अगर बात करें हम तो कानपुर के नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने भी बीते 4 सालों में हुए 650 करोड़ के करीब 275 टेंडरों की जांच शुरू कर दी है। उनकी अगर हम सख्ती की बात करें, सख्ती के बाद यहाँ पर कल से काम शुरू हुआ है, जिसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर सारे गड्ढे भर दिए गए हैं। यहाँ पर अभी तक नगर निगम की टीमें लगी थी, अभी यहाँ पे गाड़ी माल डाल के गई और फिर से यहाँ पर नगर निगम की गाड़ी यहाँ माल लेके आएगी जिस गड्ढों को भर रही है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, राहगीर हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। हाँ सर, ये सड़क कब से ख़राब थी? सर ये 5-6 महीने से ख़राब चल रही है। पब्लिक को बहुत दिक्कतों का सामना उठाना पड़ा है। मुख्यमंत्री और मेयर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि अब ये आज से रोड बनना शुरू हुई है। मैं चाहूँगा बहुत जल्दी रोड बन जाएगी। बहुत जल्दी रोड बन जाएगी। अगर आपसे बात करें, ये रोड कब से खराब है? काफ़ी समय हो गया खराब हुए और रोड खुदाई होती है और कोई खुदाई को टाइम ही नहीं है इसका। आज खुदाई हो, कल भरोसा है कल फिर खुद जाए। तो अब ये बनना शुरू हो गई है तो कैसा लग रहा है आपको? इसके बनना क्या लगा है, मतलब पट्टी हुई है, फॉर्मेलिटी हुई है। हिसाब से देखिए ना, पहले से मोर देन बेटर है। हाँ, पहले से बेटर है। अगर आपसे बात करें, ये सड़क कब से खराब थी? ये लगभग 1.5-2 महीने से खराब है। तो अब ये बनना शुरू हो गई है, कैसा लग रहा है? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी सुधार हुआ है रोड पे और काफ़ी जो है चीज़ें बदल चुकी हैं पहले के मुताबिक। जी
देखिए यहाँ पे जो लोग हैं हम उनसे बात कर रहे हैं। अगर इस सड़क की बात की जाए तो ये सड़क जिस तरीके से यहाँ पर ख़राब थी और ख़राब होने के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद जो है नगर निगम को फटकार लगाई, तो उसके बाद से जो है कानपुर में हालात अब बदलने लगे हैं। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, भारत अपडेट, कानपुर। यूपी के बिजनौर के नजीबाबाद से इस मामला सामने आया। थाना मंडावली क्षेत्र के नया गांव में निर्माणाधीन मकान के बंद कमरे से एक महिला का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। मृतका के बेटे आसिफ ने अपने पिता अहमद हसन पर मां की हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। हालांकि बेटे के आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो पाएगी। आसिफ निवासी नारायणपुर थाना मंडावली द्वारा सूचना दी गई कि उसकी मां शहनाज खातून उम्र करीब 42 वर्ष का शव उसके घर में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पहुंची, जांच की गई तो पाया कि शहनाज खातून अपने पति अहमद हसन के साथ और अपने बच्चों के साथ श्रीनगर उत्तराखंड में रहती है। पति पत्नी में संबंध अच्छे नहीं है। दिनांक 18 तारीख को दोनों लोग गाँव आए थे। सब करीब 4-5 दिन पुराना है। सबका पंचायतनामा भरवाकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। फॉरेंसिक टीम मौके पर है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबर लगातार जारी देखते रहिए भारत अपडेट। शुभ रात्रि। भारत अपडेट न्यूज चैनल की